राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2023 पे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। 3 लोगों की कमेटी 133 पुराने बिलों को रिपील करने का प्रस्ताव सरकार उस बिल को लेकर आई है। अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने का, न्याय को सुगम बनाने के इरादे से लाया गया बताया, लेकिन विधेयक का शीर्षक इसके उद्देश्य को पूरित नहीं करता। खंड 3 व्यावृत्तियां या सेविंग में अच्छी तरह से लिखा, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ों का उल्लेख नहीं है जो मैं इसमें आपके संज्ञान में, मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि निरस्त किए जाने वाले कुल कानूनों के लिए आवश्यक वैकल्पिक या प्रगतिशील कानून कब लागू होगा। एग्जाम्पल के राज्य वन्य प्राणियों पक्षी संरक्षण अधिनियम 51 एक प्रमुख अधिनियम है, तो राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा है, तो इसके वैकल्पिक कानून का कोई उल्लेख नहीं। ये विधेयक इस बारे में भी मौन है कि कौन से कानून वहां लागू होंगे जहां इस विधेयक के माध्यम से राज्य संशोधन अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है। क्या हम संसद द्वारा पारित मूल कानून पर वापस जाते हैं या राज्य विधायक एक नया संशोधन लेकर आएगी। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वक्फ सीमा विस्तार राजस्थान संशोधन अधिनियम 1983, क्या हम मूल सीमाओं पर वापस जाते हैं या राज्य विधायिका नई सीमा अवधि लाने का इरादा रखती है। बिल में सैकड़ों अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। उन अधिनियमों के तहत हजारों कार्रवाइयां चल रही होंगी और उन पीड़ित पक्षों के निवारण के लिए अपील या प्राधिकारी कौन होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं। जिनके विवादों की सुनवाई की गई थी या अनुसूची में उल्लिखित निरस्त नियमों के अनुसार दशकों पहले विश्वविद्यालयों के नाम बदलने वाले संशोधन अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है। यदि उन अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है तो क्या हम पुराने नामों के उपयोग पर वापस जा रहे हैं। विधेयक इस पर पूरी तरह मौन है और वहां पढ़ने वाले छात्रों की मान्यता का सवाल उठता है। माननीय मंत्री जी, कुछ सुझाव। नंबर, अधिनियम का नाम अस्पष्ट होने के कारण किसी भी प्रकार का विधायी आशय नहीं बताया गया, अर्थात राजस्थान कानून निरसन अधिनियम 23। राज्य विधानमंडल जब भी किसी प्रकार का विधेयक, अध्यादेश, नियम पारित करता है तो उसकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और कानून पारित करने के निहितार्थ क्या है, लेकिन ये इसमें पूरी तरह गायब है। दूसरा, ऐसे विधेयक को पारित करना जो किसी भी प्रकार की विधायी योग्यता या विधायी मंशा नहीं दिखाता हो, जो आम लोगों के लाभ या समय की आवश्यकता को पूरा करता हो। तीसरा, बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। ये उल्लेख करना भी उचित है कि न्यायालयों में कोई दिशा निर्देश या विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई, न किसी प्रकार का डेटा एकत्रित किया गया कि इन कानूनों में कितने मामले लंबित है और निरस्त होने वाले निकट भविष्य में अस्तित्व में है कि नहीं है। चौथा, डेटा विश्लेषण का अभाव भी सरकार इन कानूनों को क्यों रद्द करना चाहती है, और समिति द्वारा ये भी कोई सुझाव नहीं दिया कि इस स्थिति में डार्क एरिया में कौन से कानून लागू होंगे। अपनी सीट पर जाएं। पांचवा, यदि सरकारें अगर यही संसदीय परंपराओं को तोड़ेंगे तो इन संसदीय परंपराओं को जिंदा कौन रखेगा। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। पांचवा, यदि सरकारें किसी प्रकार का संभावित परिवर्तन करती है और विभिन्न कानूनों को निरस्त करती है तो उस स्थिति में उनके अस्तित्व में आने के बाद नए कानून का प्रस्ताव भी करती है या त्वरित न्याय के लिए न्यायालयों के लिए किसी प्रकार की समय सीमा तय करती है। छठा, उन कार्यों को एक छोटी जीवन रेखा दी जानी चाहिए जो रोजमर्रा के उपयोग में है। उदाहरण के लिए राजस्थान आवास योजना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1960 अगले 2 वर्षों के लिए लागू रहना चाहिए। तुरंत रद्द करने के बजाय इस निर्धारित समय सीमा के भीतर एक नई योजना का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। न्यायालयों को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कार्यों को त्वरित गति से निर्धारित समय अवधि में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जाए। निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित अधिकांश अधिनियम के संशोधन अधिनियम है जिन्हें बदलते समय के साथ जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इनके निरस्त होने से हम पिछड़े रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अद्यतन संशोधन होना चाहिए, साथ ही प्रस्तावित किया जाए वर्तमान समाज कानून को अनुरूप होगा। एक, मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस तरह का प्रयोग नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 14 में सत्ता में आने के बाद किया और अब तक मिनिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को साबित करते हुए 1600 से ज़्यादा कानून रिपील किए। एक में कर्ज माफी पे पीछे चर्चा हुई सदन में, 60 लाख किसानों को 1 लाख करोड़ का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे ऐसा वादा करके सत्ता में आए, और दूसरी तरफ किया क्या 19,600 किसानों की जमीन नीलाम कर दी और 20,000 से अधिक की कुर्की के नोटिस जारी कर दिए। तो माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि ये जो रोड़ा एक्ट है,
जो किसानों की जान पे बनाती है, किसानों की जमीन कुर्क करते हैं और उसके बाद में एसडीएम बैंक के साथ लग के उनकी जमीन नीलाम कर देता है, तो इस पे भी कोई कड़े प्रावधान किए जाए, इस रोड़ा एक्ट को ही रिपील कर दिया जाए तो किसानों की जान छूटे। ये काम तो करे, कर्ज माफी करे नहीं करे, ये रोड़ा एक्ट को समाप्त करने का काम, उसको रिपील करने का भी ये एक्ट लेकर आते, संशोधन लेकर आते, तो हम उस पर आपका धन्यवाद करते। मैं आप सभापति जी आपके माध्यम से इसको जनता जानने के लिए, जनमत जानने के लिए 6 में प्रचारित करने का कहता हूँ। धन्यवाद। श्री बाबूलाल जी झाड़ोल जी नहीं बोलेंगे वो। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में अनेक तरह की विचित्र परिस्थितियां रही। औरतें नीलाम की जाती रही, देवदासी बना करके रखी जाती रही, जिंदा जलाई जाती रही, लोग हजारों हजार बीघा जमीन के मालिक रहे, जन्म के आधार पर छोटा और बड़ा इंसान को समझा जाता रहा। लेकिन हमारे देश की पार्लियामेंट और राजस्थान की इस विधानसभा ने अनेक प्रगतिशील कानून बनाकर लोगों के जीने का, लोगों को अधिकार दिया। और आज का ये प्रगतिशील समाज, मैं स्मरण करना चाहूंगा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने इस देश के 125 करोड़ लोगों का जीवन समता मूलक समाज के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। समय के साथ माननीय सभापति महोदय, कई बनाए गए कानूनों की प्रासंगिकता खत्म होती रही है। कई केंद्रीय कानून आते रहे हैं जिसमें स्टेट कानून